व्हाट डू यू थिंक, आपके बारे में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगी लोग? मतलब शायद ये कि मैं बहुत सीरियस टाइप का आदमी हूँ। नहीं हो? मुझे लगा सीरियस ही हो। मैं मतलब वो एक डाइकोटमी है, मैं पर्सनल लाइफ में थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन जब मैं क्लासरूम में होता हूँ तो मैं बहुत जॉली नेचर में रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हंसता हूँ, बहुत ज़्यादा हंसाता हूँ। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन जैसी आप कह सकते हैं। और मैं अपनी कॉलेज लाइफ में पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहा हूँ, तो वो सारी हरकतें जो पॉलिटिक्स में की जाती हैं मैंने वो की भी हैं, एंजॉय भी की हैं, और कोई पछतावा भी नहीं मुझे उन सब चीज़ों का। तो लेकिन अब धीरे धीरे जब पढ़ाना शुरू किया तो परसेप्शन ऐसा बन गया कि मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ। नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि आइडियल मैन हो तो वो विकास सर जैसा हो। नहीं, झूठ बोलता हूँ। जेन्युइनली पीपल टॉक अबाउट इट, क्योंकि शायद लोग थॉट प्रोसेस, टीचिंग, बिजनेस एक्यूमेन, और अगर आप बोल रहे हो स्पोर्ट्स या और फिर आप बोल रहे हो जॉलीनेस जो उनको दिखता है, वो सब मिक्स करके ही लोग बोलते हैं कि यार सब है इंसान में। नहीं तो यूजुअली लोग जो बहुत पढ़ाकू किस्म के हैं वो इतना स्पोर्ट्स में शायद ही होंगे, या वो इतने ही अच्छे बिजनेसमैन होंगे। यूजुअली टीचिंग बिजनेस इज नॉट वेरी हैंड इन हैंड नहीं जाता। आजकल इंडिया में बहुत फेमस है, बट कुछ छोड़ के इंसिडेंट, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक इज एन आइडियल मैन? आपकी क्या डेफिनेशन है? मतलब एवोल्यूशन ठीक से हुआ हो, मतलब उसने बचपन को बचपन की तरह जिया हो, जवानी को जवानी की तरह ही जिया हो, वो सब चीजें की हों जो उस उम्र में स्वाभाविक हैं। जैसे क्या? बचपन में लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, नॉन सीरियसनेस, पढ़ाई उतना नहीं कर पाए, होमवर्क नहीं किया, डांट पड़ गई, पिट गए, वो सब किया हो। बहुत पढ़ाकू किस्म के बच्चे मुझे पसंद नहीं है। को करिकुलर एक्टिविटीज में खूब पार्टिसिपेट किया हो, चाहे वो डांस हो, डिबेटिंग हो, स्पोर्ट्स हो, हर चीज हो। एक वेल ग्रूम्ड पर्सन, भाषा पे अच्छी कमांड हो, समाज को समझने की एक बेसिक क्षमता हो, किसी भी अनइवन सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता किसी के अंदर आ जाए, तो मैं मानता हूँ किसी परवरिश ठीक हो गई। फिर कॉलेज लाइफ में तो थोड़ी मौज मस्ती, थोड़ा पॉलिटिक्स कर ली, बदमाशी कर ली, प्यार मोहब्बत कर लिया, ब्रेकअप हो गया, ये सब चीज़ें भी हो जानी चाहिए। ठीक है। फिर जब वो करियर में आए तो एक भूख कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, और जिस भी क्षेत्र में काम करे उस क्षेत्र में शानदार काम करे। तो मुझे लगता है कि वो एक मुकम्मल इंसान है, और काम के पीछे इतना पागल नहीं होना कि अपनी हॉबीज को मार दे। कुछ हॉबीज बना के चले, कोई भी हो। जैसे मेरी हॉबी पढ़ना है, कविताएं पढ़ना, शेर व शायरी पढ़ना, याद करना, तो मैं आज भी ये काम करता रहता हूँ, जब मौका मिलता करता रहता हूँ। फिल्में देखना है, तो 2-4 या कम से कम 1-2 हॉबीज बनी रहें, और उनमें भी उसकी एक अच्छी कमांड हो। ऐसे ही नहीं कि बस हाँ शौक है तो है, कमांड हो उसमें भी। तो जो भी काम हो रहा है उसमें एक ईमानदारी दिखनी चाहिए, और अगर उसके रिश्ते भी मुकम्मल हैं दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, तो उससे बेहतर क्या होता है? It's fine. And you said कि बुरा लग जाता था, लोग कुछ बोल देते थे, ऐसे अभी होता है कभी किसी बात पे? When was the last time you felt humiliated? Humiliated? मतलब अगर मैं कहूँ तो जैसे 1 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ कि हमारे थोड़ा दूर एक इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मृत्यु हुई। हम उसमें दूर दूर तक कहीं नहीं थे, ना हमारा इंस्टीट्यूट था, ना हमारा कुछ था। सोशल मीडिया का चमत्कार ये हुआ कि उसके बाद पूरा देश मेरे पीछे पड़ गया, और आज तक मुझे कई ऐसे लोग मिलते हैं जो ये मान के चलते हैं कि वो इंसिडेंट हमारे इंस्टीट्यूट में हुआ था। अब ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए और कहे कि ऐसा कैसे हुआ, तो बुरा लगता है। अब कितने लोगों को समझाएं? गांव तक अगर गलतफहमी फैल गई है तो कहाँ तक जाके समझाएं? बट ये तो गलतफहमी, इसमें किसी ने आउटराइट आपको नीचा नहीं दिखाया? मीडिया ने, और ठीक ठाक कई चैनल्स ने बहुत खराब वीडियो बनाए, मेरा नाम लेके, मेरी फोटो डाल के वीडियो बनाए, क्योंकि उससे व्यूज ज्यादा मिल जाते हैं। मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूँ, मुझे उनसे नफरत नहीं होती, मुझे मजबूरी समझ में आती है कि उनका भाई काम है, उनको व्यूज चाहिए, उसी पे उनकी कमाई होनी है। अगर व्यूज के लिए मैं ही उनको मिल रहा हूँ बाई चांस उस दिन, उनको रोज शिकार चाहिए बेसिकली। साल में 2 दिन का भोजन में हूँ, तो एक दिन तब आया था, उस दिन में भोजन था, तो सबने शिकार किया, तो उसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन ये लगता है कि भाई अगर हमारे यहाँ होता तो ठीक है, हम उसमें इन्वॉल्व अगर है नहीं तो फिर क्यों पीछे पड़े हमारे? बट गुस्सा नहीं आता कि इतनी मेहनत से मैंने इतनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, इतना अच्छा काम करके, तुम 2 दिन के भोजन के चक्कर में सब बिगाड़? अगर आप थोड़ी सी फिलॉसफी समझते हो और जीते हो तो गुस्सा ना बंद हो जाता है। जैसे इस मामले में सच बात यह कि मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज्यादा समझदार, मुझसे बेहतर लाखों लोग देश में हैं, पर इतनी पॉपुलैरिटी उनको नहीं मिली। ये भी तो बाई चांस ही हुआ। होता क्या है कि जब कुछ अच्छा होता है उसको हम मानते हैं कि हमारी मेहनत से हुआ है, हमारी योग्यता से हुआ है, जबकि हमसे बड़े बड़े 30 मार्क बैठे बैठे सड़ गए हैं, उन्हें मौका नहीं मिला। तो जो अच्छा हुआ उसको मैंने मान लिया मेरा हक है। अब अच्छा हुआ, मैं पॉपुलर हो गया, तो पॉपुलर होने में ही नहीं थे कि शिकार भी होना पड़ेगा कभी ना कभी। तो ये शिकार होना उस पूरे पैकेज का पार्ट है जो आपको तुक्के से मिल गया है। तो जब आप उसमें खुश होते हो तो इसको साथ में लेके चलो। तो ये एक्सेप्ट कर लिया? यस, ये पार्ट शुरू से ही एक्सेप्टेड था कि अभी करा एक्सेप्ट?
मतलब 1-2 साल से ये मुझे समझ में आना शुरू हो गया था। अब इसका एक बहुत रिसेंट एग्जांपल, जो मैं बात नहीं करना चाह रहा, पर एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी 2 महीने पहले खबर खूब चली कि CCPA ने हम पे एक फाइन लगाया, खूब सब पे फाइन लगाया, सब पे फाइन लगाया, सबकी न्यूज भी आई, किसी की भी न्यूज को सोशल मीडिया ने उठाया ही नहीं। पर जैसे हमारा नाम आया, फिर एक दिन का भोजन फिर एक दिन भोजन बना, अब पूरे देश में सबको पता इन पे फाइन लग गया है, लगा सब पे है। तो आप कभी कभी सिलेक्टिवली शिकार बनेंगे, ये आपकी नियति है, क्योंकि आप ज्यादा पॉपुलर हैं। तो ये मान के चलना चाहिए। अगर सलमान खान बहुत पॉपुलर है तो ये मान के चलना चाहिए कि बाकी कोई एक्सीडेंट करेगा तो बच जाएगा, आप नहीं बचेंगे, क्योंकि आपको समाज ने वहां पहुंचाया भी तो है ना। तो आपकी गलती माफ नहीं होगी। अगर आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, तो बहुत मुश्किल है। एंड मुंबई में है तो शायद दिख जाएगा, बेंगलोर में दिख जाएगा, पुणे में दिख जाएगा। पर ना मल्टीपल रिसर्चेस भी की गई है ऑन डेवलप्ड सोसाइटी ऑल्सो, यहाँ पे डेवलप्ड हैं, 2 इंडिविजुअल्स साथ में रहते हैं इतनी ज़्यादा, और ऑलमोस्ट सिमिलर रोल्स हैं, दोनों काम करने जाते हैं, घर आते हैं, राइट। उन सोसाइटीज़ में भी बहुत सारी लड़कियों से पूछा गया मल्टीपल बार, अलग अलग थिंकर्स ने, रिसर्चर्स ने, यूनिवर्सिटीज़ ने रिसर्च करी। वो बोलती हैं कि उन्हें वल्नरेबल मेन अच्छे लगते हैं, राइट, जो वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, जो अपने इमोशंस दिखाते हैं, दैट्स ग्रेट। पर सब ने जब पार्टनर चूज करने की बात आई तो वो नहीं चूज करती। Women don't choose vulnerable partners because they feel somehow कि ये वीक है, बचा नहीं पाएगा। एवोल्यूशन की भाषा में अगर इसको देखें तो मेल और फीमेल सिलेक्ट कैसे करते हैं पार्टनर अपना, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक जो क्वर्क नाम के राइटर हैं, उनकी किताब है इट्स नॉट यू इट्स बायोलॉजी, बहुत फेमस किताब है, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पे बेस्ड है। आप कितना भी एक्टिंग कर लीजिए कि मैं अपना जीवन साथी इन पैरामीटर्स पे चुनूंगा, सब कहने की बातें हैं। जब डिसीजन होता है तो आपका दिमाग उसमें काम नहीं कर रहा होता। अभी तो न्यूरो साइंस साबित कर रही है कि हम जब सोचते हैं उसके पहले फैसला हो चुका होता है हमारे न्यूरॉन्स के लेवल पे। कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस काम करता है, और वो इवोल्यूशन के प्रिंसिपल पे करता है। आदमी को वो औरत समझ में आती है अनकॉन्शियसली जो उसके स्वस्थ बच्चे को पैदा कर पाएगी और उसका पालन पोषण कर पाएगी। पूरी एस्थेटिक्स इसी पे टिकी हुई है। मेल नजर को फीमेल की वही फिगर समझ में आती है जिसमें बॉडी के वही पार्ट्स डेवलप्ड हैं जो बच्चे को जन्म देने और बच्चे को पोषण देने के लिए काम करेंगे। ये अनकॉन्शियसली यही है, ये सब अनकॉन्शियस लेवल पे है। आप कितना भी एक्टिंग कर लें, हाँ, इस ब्यूटी कॉन्सेप्ट में जो कलर वाली बात है, ये डेवलपमेंट के साथ कल्चर का पार्ट है, क्योंकि नेचुरली ब्लैक ब्यूटीफुल नहीं है और वाइट ब्यूटीफुल है, ये बेकार की बात है। ये रेसिज्म डेवलप हुआ सदियों के साथ, लेकिन जिसको हम लोग एस्थेटिक्स में फिगर कहते हैं, स्वस्थ शरीर कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड में वही है। ओके। तो जब कोई कहे कि वो मुझे अच्छी लगती है, उसका अनकॉन्शियस माइंड ये बता रहा है कि ये स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी और पाल पाएगी उसको। फीमेल के लिए क्या है, इवोल्यूशन में देखिए, शिकार करना है, बहुत खतरा है। औरत को बाकी मर्दों से भी खतरा है। वहां ना तो विवाह संस्था बनी है, ना सोसाइटी डेवलप हुई है, ना कानून है, ना जुडिशरी है, ना पुलिस है, कुछ नहीं है। वो कैसे बचाए बाकी मर्दों से अपने आप को? उसे एक ऐसा मर्द चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो उसे बाकी मर्दों से बचा ले। तो दूसरा, उसे माँ बना दे, और तीसरा, जब वो गर्भावस्था में होगी या बच्चा हो जाएगा, बच्चे बार बार होंगे ना, एक बच्चा हो गया है, दूसरा पेट में है, 10 बच्चे होने हैं, 15 बच्चे होने हैं उस समय, तो उस पूरे 15-20 साल के प्रोसेस में जब बच्चे छोटे हैं या पेट में हैं, तब मेरे लिए बाहर से खाना ले आएगा। इतना स्वस्थ होना चाहिए कि ये ना हो कि मैनेज नहीं कर पा रहा। तो बाकी मर्दों से कौन बचाएगा? जो ताकतवर होगा। खाना कौन ला पाएगा? जो ताकतवर होगा, क्योंकि वही शिकार कर पाएगा। इसलिए सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में महिला को चाहिए सुरक्षा बाकी मर्दों से, और इनसिक्योरिटी ऑफ फूड एटसेट्रा, छोटे बच्चों की परवरिश के लिए। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं, आदमी लोगों से आप कितना ही पूछ लीजिए, 10 पैरामीटर्स बताएंगे, लेकिन सिलेक्शन के टाइम पे सुंदरता नंबर 1 पे आ जाती है। और सुंदरता भी ध्यान रखना है, सुंदरता दिमाग के अंदर वही है। ऐसी महिलाओं का है, वल्नरेबल अच्छा लगता है, डेमोक्रेटिक लगता है, सिमेट्रिकल फैमिली लगता है कि हाँ तुम रोते हो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए दिमाग में आता है वो जो मुझे संभाल सके। अगर आप इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को पूरा ठीक मानते हैं तो ये व्याख्या पूरी ठीक है। लेकिन इवोल्यूशन का प्रोसेस भी ऐसा नहीं है कि वो रुक गया है कहीं। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा बॉम्बे में पैदा हुआ
और उसके पेरेंट्स काफ़ी हद तक सिमेट्रिकल हैं, दोनों नौकरी करते हैं, दोनों घर आते हैं, प्यार से बात करते हैं। उनके अंदर वो टेस्टोस्टेरोन वाला ऐसा नहीं था कि पापा हमेशा गुस्सा करेंगे, लड़ाई करेंगे, ऐसा नहीं। बहुत सॉफ्ट पापा हैं, मम्मी भी सॉफ्ट हैं। अच्छी परवरिश हुई बच्चों की, दोनों ने खूब पढ़ाई की, सोशियोलॉजी पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा। ये बच्चे जब अपना जीवन साथी ढूंढेंगे तो केवल वो काम नहीं करेगा, जो इनके घर में लर्निंग्स हैं वो भी तो काम करेंगे। इसलिए ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे, जो ऐसी लड़कियां जो अपने जीवन साथी को रोते हुए देखना चाहेंगी। और एक कॉन्ट्रडिक्शन ये भी हो सकती है कि वो चाहें कि अकेले में कभी कभी मेरे सामने रोए और दुनिया के सामने शेर बन के खड़ा हो। ऐसी आदमी के साथ होगा कि मुझे बहुत सुंदर, मुझे बहुत फिट किस्म की पत्नी चाहिए, लेकिन अकेले में अगर वो परेशान है, वीक है, बायोलॉजिकली अपसेट भी है, तो प्रेम तो है ना भी उसको भी, एक लंबे समय में प्रेम तो डेवलप हो ही जाता है। तो इवोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है साइकोलॉजी को समझने के लिए। इट इज नॉट द ओनली फैक्टर, बट इट इज